आपको सबको मालूम है कि भूटान की सद्भावना यात्रा थी और यह यात्रा बहुत ही उपयोगी रही है और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो पहली बार भूटान गया था और भूटान में की सरकार ने और वहाँ के लोगों ने जो सद्व्यवहार किया और जो कुछ भी हमने वहाँ देखा और महसूस किया, उससे हमारा विचार और पुख्ता हुआ है कि भूटान भारत का एक विश्वस्त मित्र है और भारत और भूटान की जो मैत्री है वो अल्पकालिक नहीं है और न ही किसी मजबूरी पर आधारित है, बल्कि यह परस्पर विश्वास और सहयोग पर आधारित है। वहाँ मुहिम भूटान नरेश से भी मुलाकात हुई, भूटान के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा हुई और भूटान के कई माननीय मंत्रियों से भी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, विस्तृत बातचीत हुई और उस बातचीत के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भूटान के लोगों के दिल में भारत के प्रति अपार सम्मान का भाव है और बिहार को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से और स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। हर भूटानवासी की ये ख्वाहिश होती है कि वो जीवन में बोध गया जाए और जो एक बार आ चुके हैं उनको बार बार आने की इच्छा होती है। मुझे स्वयं भूटान नरेश ने बताया कि जब वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, मैं उन्हीं को उद्धृत कर रहा हूँ, फसल अच्छी हुई है तो उन्होंने पूछा अपने यहाँ के किसानों से कि आपकी क्या योजना है, क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब फसल अच्छी हुई है, हम लोग बोध गया जाएंगे फिर। तो उन्होंने कहा कि हमने पूछा कि बोध गया तो आप जा चुके हैं, तो कहा फिर जाएंगे ताकि आगे भी हमारी फसल अच्छी हो। तो इस प्रकार से एक जो आस्था है वह एक बुद्धिस्ट देश है, बौद्ध धर्मावलंबी है और काफ़ी लोगों के मन में अपार श्रद्धा है और जो बोध गया आते हैं वे अन्यत्र भी जाते हैं, राजगीर भी जाते हैं और उन लोगों की इच्छा थी कि राजगीर में भूटान को एक मोनेस्ट्री बनाने के लिए और धर्मशाला बनाने के लिए जगह दे। तो हमने उन्हें आश्वस्त किया है और दरअसल हमने तय किया है और वो प्रक्रियाधीन है और भूटान नरेश को हमने आमंत्रित किया है। शाही विवाह के बाद उनकी शादी होने वाली है। विवाहोपरांत वो बिहार आएँ, बोधगया आएँ, अन्य जगहों पर भी जाएं और मुझे खुशी है बतलाते हुए उन्होंने ये निमंत्रण कबूल किया और उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आना चाहूँगा और जब राजगीर का काम उनका शुरू होगा तो हो सकता है पुनः प्रधानमंत्री जी भी आए। तो काफ़ी अच्छा रहा और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी चर्चा हुई है। पर्यटन को ध्यान में रखकर बिहार की तरफ से एक वहाँ प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था और उसमें काफ़ी लोग आए और फिर बिहारी व्यंजनों का उन्होंने काफ़ी लुत्फ उठाया और सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की और वहाँ के टूरिज्म काउंसिल के साथ बातचीत हुई है कि वहाँ से जो लोग भी आते हैं उनको सहूलियत हो और इसके लिए आगे बातचीत होगी हम लोगों के राजदूतावास के माध्यम से और हमारे राजदूतावास का भी काम काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है और दोनों देशों के संबंध को मजबूत करने में वो अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। हम वहाँ के पावर प्रोजेक्ट्स को भी देखने गए। कल हम गए थे पूना सांची, जहाँ पर 1200 मेगावाट की पनबिजली परियोजना लगाई जा रही है और काम तेज़ी से चल रहा है। वहाँ सारे अधिकारी थे और हमने देखा है कितना बड़ा काम वो है। पहाड़ के नीचे
अंदर से टनल बनाकर और फिर समूचा पावर हाउस उस पहाड़ के नीचे होगा, उसके लिए काम हो रहा है। और जैसा लोगों ने बताया और हमने काम की गति को भी देखा, मेरा विश्वास है कि ज़रूर वो समय पर प्रोजेक्ट पूरा होगा। और जिस तरह से भूटान की सरकार की भी उसमें दिलचस्पी है, भारत सरकार की दिलचस्पी है और दोनों का ज्वाइंट ग्रुप है इस पूरी परियोजनाओं को देखने के लिए। फिर आज जो पहले से परियोजना चालू है चूखा और ताला, वो भी हम देखने गए और वहाँ जो लोग काम करते हैं उन सब लोगों से भी मुलाकात हुई। और एक चीज़ जो हमने वहाँ जाकर देखा है तो मेरे मन में ये बात है, हम ज़रूर भारत सरकार से भी इस बात को रेज करेंगे। एक तो राज्य सरकार की तरफ से ये मांग की गई है कि जो नई जल विद्युत परियोजनाएं लग रही हैं पूना सांचू में फेज 1, फेज 2 और भी अन्यत्र, तो उससे बिहार को बिजली दी जाए ज़्यादा। हमने तो मांग की है पूरे, लेकिन कम से कम 1500 मेगावाट दिया जाए। ये राज्य सरकार की तरफ से मंत्री स्तर पर पत्र लिखा गया है, मांग की गई है। और मेरी दिलचस्पी थी इसको देखने में कि ये परियोजना चल रही है, समय पर पूरी होगी, तो मेरा विश्वास मजबूत हुआ है कि वो परियोजना समय पर पूरी होगी तो भारत सरकार से ज़्यादा बिजली आवंटित किए जाने की मांग करेंगे। और इसके अलावे अभी तो वहाँ संभावना है 30,000 मेगावाट के पनबिजली की क्षमता 30,000 मेगावाट की है और अभी तक भूटान में 1500 मेगावाट उसको टैप किया गया और 10,000 मेगावाट के लिए भारत सरकार और भूटान सरकार के बीच में सहमति बनी है। उसी में से ये काम है पूना सांचू का भी। लेकिन इसके आगे भी काफ़ी परियोजनाएं हैं और जो भी वहाँ के महत्वपूर्ण लोग थे उनसे जो चर्चा हुई, जो वहाँ के रॉयल गवर्नमेंट के लोग हैं, सबसे बातचीत हुई, तो मुझको ऐसा लगता है कि, और ये मुख्यतः ये जितनी पनबिजली परियोजनाएं हैं ये सब रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं हैं, मतलब पानी धार बह रहा फिर पानी आगे चला जाता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आगे भी संभावना है, मैं भारत सरकार से इस विषय को उठाने जा रहा हूँ कि भाई और भी टैप करें और राज्यों को भी वो इसमें सहभागी बनाएं और राज्यों को भी इसमें मौका मिलना चाहिए कि अगर कोई पोटेंशियल है और वहाँ पनबिजली परियोजनाएं आ सकती हैं तो राज्य सरकार भूटान के साथ मिल करके, राज्य सरकार केंद्र की एजेंसियों के साथ मिल करके वहाँ भूटान में लगाए, ताकि बिहार जैसे डेफिशिएंट राज्य को, जबकि हमारे यहाँ एक तरह से कहें तो बिजली का स्टारवेशन, पावर स्टारवेशन के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, तो इस सवाल को भी हम उठाएंगे कि राज्य को भी उसमें हिस्सा पूंजी लगाने की अनुमति दी जाए ताकि उनको एश्योर्ड पावर हो सके, उसका शेयर एश्योर्ड हो सके। तो ये सारी बातें हुई है और काफ़ी वहाँ हमने देखा, लोगों को खुश देखा और फिर विस्तृत बातचीत हुई है। हमने भूटान नरेश से भी पूछा कि आपका ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो कंसेप्ट है तो ये तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, तो उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है प्रधानमंत्री जी से भी, अन्य मंत्रियों से भी। और जो बिहार के प्रति एक भाव है लोगों के मन में, हमने देखा वो बहुत ही आत्मीय भाव और उन लोगों के सद्व्यवहार से, उन लोगों के कर्टसी से, उन लोगों के ने जो भी हॉस्पिटलिटी प्रदान की और जिस तरह से सम्मान दिया, मैं अभिभूत हूँ। और यह सम्मान मुझको नहीं, भूटान की सरकार ने और भूटान के लोगों ने दिया है। दरअसल यह सम्मान बिहार को है और बिहार के प्रति जो उनके मन में श्रद्धा का भाव है, स्नेह का भाव है, ये उसी का परिचायक है। तो ये सद्भावना यात्रा थी और बहुत उपयोगी रही है और बहुत कुछ देखने का मौका मिला। एक चीज़ तो मैं उसकी चर्चा किए बगैर नहीं रह सकता हूँ, जिस तरह से उनका पर्यावरण के रक्षा पर जोर है। वहाँ के संविधान में ही लिखा हुआ है कि न्यूनतम 60% फॉरेस्ट कवर होगा और अभी तो उनका 72% से भी ज़्यादा है। अब आप देख लें कि जिस तरह से जो फुनसिलिंग है उनका बॉर्डर पर और भारत का जयगांव है, तो वहाँ पर भी उसके पीछे जो पहाड़ियों पर जो पेड़ हैं हमने देखा कि वो भी सुरक्षित है।
पता नहीं अपने यहाँ इतना सुरक्षित कुछ रह पाता या नहीं रह पाता, किसी तरह से फ़ायदा उठा करके लोग कितना पेड़ गिरा देते। तो मैं सचमुच वहाँ की इस व्यवस्था से प्रभावित हुआ हूँ। और आधुनिकता का दौर तो वहाँ चला है, लेकिन एक खुशी की बात है कि वो अपनी परंपराओं को भी जिंदा रखे हुए हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर हो या संस्कृति हो या वेशभूषा हो, उन सब चीज़ों को उन्होंने आग्रहपूर्वक प्रिजर्व किया है और लोगों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति, अपने रीति रिवाज के प्रति, अपने पहनावे के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, इन सब चीज़ों के प्रति एक गर्व का भाव है और ये सचमुच अनुकरणीय है। और भूटान तरक्की के रास्ते पर है और ख़ास करके पनबिजली परियोजनाओं के बाद भूटान की माली स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा है और अभी ही प्रति व्यक्ति आमदनी के दृष्टिकोण से वो कई मुल्कों को छोड़कर आगे बढ़ चुका है। मैं तो यही देखता हूं कि जो भूटान में जिस तरह से एक विश्वास का वातावरण है भारत के प्रति और जिस तरह से पनबिजली परियोजनाओं को वो लागू उसको बना रहे हैं, परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और उससे उनकी बिजली की ज़रूरतों की भी पूर्ति हो रही है। भारत बिजली खरीद रहा है और बिजली के इस कारोबार के चलते उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। मैं तो यही चाहता हूं कि काश नेपाल भी इसी प्रकार से यही मनोवृत्ति वहाँ भी पैदा हो जाए। तो भूटान में तो 30,000 मेगावाट की क्षमता है और मैं समझता हूं कि नेपाल में लगभग 1 लाख मेगावाट की पनबिजली की क्षमता है। तो खैर वह एक अलग विषय है, लेकिन काफ़ी मैं भूटान के लोगों की सद्भावना कर बिहार लौटा हूं और मुझे खुशी। सर एक सर जी, उनका जो ग्रॉस हैप्पीनेस वाला जो इंडेक्स है वो बता दीजिए आप। नहीं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कोई इंडेक्स उन्होंने नहीं बनाया। उनके कई अवयव हैं। जैसे उनका कहना है कि जीडीपी का ग्रोथ है, तो जीडीपी की बढ़ोतरी यानी सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी ही पूरी तरक्की की निशानी नहीं हो सकती। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जैसे एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट, कल्चर, इन सब चीज़ों का प्रिजर्वेंस है। इसको मिला करके जो भूटानी समाज में एक आत्मसम्मान का भाव पैदा होता है, तो कुछ मिला जुला कर वही ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है। तो हमने देखा कि हम लोग भी कमोबेश कुछ उस रास्ते पर बढ़ना चाह रहे हैं। जो हमारा ग्रोथ विथ जस्टिस है वो एक हद तक ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के साथ। हाँ, इसमें सभी से हमारी अपील होगी कि हम पर्यावरण की रक्षा जरूर करें और अपने परंपराओं पर, अपने रीति रिवाज पर भी हमें गर्व होना चाहिए। उसके बारे में परस्पर सहयोग और सौहार्द, हम तो हमारे यहाँ बहुत ही विविधताएं हैं, हमें उन विविधताओं पर नाज है और परस्पर हम मिलकर और सद्भावना के साथ आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि भूटान जैसे देश में अगर खुशी को आधार बना सकते हैं, हैप्पीनेस को आधार बना सकते हैं तरक्की की, तो हम क्यों नहीं न्याय के साथ तरक्की के मार्ग का अवलंबन करके सबके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। और सही मायने में वही प्रेम और भाईचारा का माहौल और वही खुशी असली तरक्की की निशानी।